जोहार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए, कंप्यूटर के लिए। जैसे कि आपको मालूम है एसएससी सीजीएल का एग्जाम हमारा निकट होने वाला है, तो इसमें कंप्यूटर जो मेरा 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो कम समय में कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इसमें मैंने लिखा है सर इसे कर लिया तो आधा रास्ता तय हो गया। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो सारे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आ चुका है। अगर आपने विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अगर अच्छे तरीके से समझ लिया, कहने का मतलब यही है कि अगर उसे अच्छे से समझ लिया तो आपका आधा रास्ता तय हो गया। आपको एक रोड मैप मिल गया, आपको एक रास्ता मिल गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड एक बल्क ऑफ क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा। यानी कि इस चैनल पे कम समय में आप अच्छा सवाल सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज वो सारे प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। अंत तक बने रहिएगा। सिर्फ वो 20 प्रश्न नहीं होंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारे आगामी परीक्षा में, वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बस कम समय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इस क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला सवाल है, थोड़ी सी ब्लर है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पहला सवाल जो प्रीवियस एग्जाम में आया था, ये मैंने किसी बुक से लिया है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला सवाल ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है। हिंदी में लिया है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक निवेश युक्ति है? निवेश युक्ति कहने का मतलब है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। ठीक है, अब सवाल ये आता है सर ये इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं। कंप्यूटर को काम करने के लिए, निर्देश देने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर है? चलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर यहां हमारा है स्कैनर। राइट आंसर क्या हो गया? स्कैनर। चलिए, अब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस का पूरा कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखना होगा। मैं एक छोटा सा यहां पे आपको बता देता हूं कि आपको यह बात समझना चाहिए कि कंप्यूटर का बेसिक काम क्या होता है। तो इनपुट करना होता है, प्रोसेस करना होता है, आउटपुट करना होता है और स्टोर करना होता है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के प्रमुख कार्य हैं, तो 4 ही प्रमुख कार्य होते हैं, इसके अलावा कोई उसका कार्य नहीं होता है। कार्य क्या है? इनपुट करना, प्रोसेस करना, आउटपुट करना और स्टोर करना। ठीक है, अब इसके बाद इस काम को अंजाम देने के लिए कौन कौन से युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, वो याद रखना है। जैसे आपको इनपुट में क्या आ जाता है, तो इनपुट में हमारा कीबोर्ड आ जाता है। सर इनपुट में क्या आ जाता है? तो इनपुट में हमारा माउस आ जाता है। इनपुट में हमारा क्या आ जाता है? तो जॉयस्टिक आ जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक आ जाता है। जॉयस्टिक वो है जिससे गेम खेलने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, लाइट पेन आ जाता है। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, और भी बहुत सारे हैं, आपने नाम सुना होगा। आपको अगर मैं बता दूं दोस्तों, तो हमारा स्कैनर भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कैसा डिवाइस है? स्कैनर, इससे यह भी सवाल बनेगा, स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या किया जाता है, तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग स्कैनर कहते हैं। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूं, OMR ये भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। OMR वही होता है ना जो हमारा OMR आंसर है, जिस पे आप एग्जाम दीजिएगा एग्जाम हॉल में, उसकी जो चेकिंग होती है वो OMR सीट से ही होती है। ठीक है, इसके अलावा होता है QR, क्विक रिस्पॉन्स। हर पेटीएम में अगर हम इस्तेमाल देखते हैं, ये भी हमारा एक तरह से डिवाइस से ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो बैंक में चेक वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा माइक जो है जिससे भी हम क्लास ले रहे हैं, ये भी हमारा एक क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा डिजिटलाइज टैब आपने सुना होगा,
डिजिटलाइज टैबलेट, टैबलेट कह सकते हैं जिससे हम लोग क्लास वगैरह लेते हैं, ठीक है, टैब जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी हमारा आ गया। तो दोस्तों ये सब इनपुट डिवाइस है। तो आपको एक मामला क्लियर है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है, क्या उसका उपयोग है, ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कीबोर्ड, कीबोर्ड के जितने कीज होते हैं और उसका क्या कैटेगरी है वो भी दिमाग में रख लेना। जैसे कि टॉगल की, टॉगल की में क्या आ जाता है, तो आपका कैप्स लॉक, आपका कैप्स लॉक, आपका नम लॉक, आपका नम लॉक, आपका स्क्रॉल लॉक, ये सब हमारा आ जाता है टॉगल की में। इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, एरो की क्या होता है, तो आपको मालूम है एरो की क्या होता है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ कीज भी याद रखना है और वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इनपुट सारा हो गया। इसके अलावा प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है, तो सीपीयू आ जाता है। सीपीयू का भी पूरा फंक्शन देखना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, जिस पॉइंट पे आपको समस्या होगा कि सर इस पे आप एक वीडियो बना दीजिए, मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पे स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे सीपीयू का फंक्शन आपको समझना है। इसके अलावा आपको आउटपुट डिवाइस जितना होता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि हमारा स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, इसके स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा हमारा जो प्रिंटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा हमारा प्रोजेक्टर है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये भी एक प्रिंटर का ही टाइप होता है, जिससे बड़े बड़े बैनर बनते हैं ना, बहुत हुआ अंधकार अत्याचार, वो वाला बैनर जो बड़े बड़े देखते हो ना, वो प्लॉटर में ही प्रिंट होता है। तो दोस्तों ये सारा हो गया आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस में जैसा हमारा हार्ड डिस्क हो गया स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, हमारा सीडी डीवीडी वगैरह सारा हो गया स्टोरेज डिवाइस। तो ये सारा कैटेगरी आपको अच्छे से समझ लेना होगा, ठीक है। मैंने इस पे कुछ वीडियो भी बनाया है, प्रीवियस जाके इंडेक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अगर आप पूरा समझ चुके हैं आईपीओएस के बारे में, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से, 20 में से 2 क्वेश्चन तो आपको एक ही वाला क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, पूरा कैटेगरी समझ लीजिएगा, हर डिवाइस का उपयोग समझ लीजिएगा। एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, तरीकेदार से छपकेगा, मजेदार तरीके से छपकेगा। तो इसे जरूर आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे समस्या होगा कि सर ये वाला पार्ट मुझे दिक्कत आता है, मैं हूं आपके साथ, मुझे कमेंट कीजिएगा, कम समय में भी मैं 20 में से 20 की यहां पे पूरी तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा सवाल, पहला सवाल समझ में आ गया ना, तो आपको ये क्लियर हो गया कि नंबर 1 क्वेश्चन से क्या क्या टॉपिक पे हमको कवर करना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है आधा रास्ता तय करवा दूंगा, आधा रास्ता 2-3 वीडियो में करवा दूंगा, तो 5 से 7 वीडियो में मैं पूरा रास्ता तय करवा दूंगा, 20 में 20 मार्क्स वाला, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन से फील्ड में लिखते हैं। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने जीवन में कभी ईमेल किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा होगा, तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो आपसे यह पूछा गया है कि सर जो ईमेल भेजता है उसका नाम किसमें होता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप ईमेल लिखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल लिखो या लेटर कहीं भी लिखो, तो जो भेजने वाला होता है वो कहां लिखता है दोस्तों, तो वो लिखता है फ्रॉम में। वो कहां लिखता है, फ्रॉम में, याद रखिएगा, फ्रॉम, याद है ना। मिले, टू यानी जिसको जाना है, फ्रॉम यानी जो भेज रहा है। लेटर लिखियो ना अंतरदेशी वाला, ठीक है, तो उसमें भी इसका उपयोग किए होगे। तो ईमेल लिखो या फिर आप ऑफलाइन लेटर लिखो, आपने फ्रॉम ही लिखना है, जो भेजने वाला होता है। क्लियर है। कुछ चीजें और मैं बता देता हूं, ठीक है, समझ लो। जैसे कि भेजने वाला है वो क्या हो गया, फ्रॉम हो गया, लेकिन जिसको भेजना है, जिसको भेजना है, ठीक है, जिसको भेजना है, थोड़ा अच्छा हिंदी लिख रहा हूं, ठीक है, जिसको भेजना है उसका नाम किस में होता है, तो उसका नाम टू में होता है, ठीक है। अगर मान लो कि आपने XYZ को ये मेल भेजा है, अब आपका मन हो गया कि सर XYZ को नहीं भेजेंगे, हम चाह रहे हैं कि ये मेल कम से कम और अधिक दोस्तों को भी भेज दें, तो एक से अधिक लोगों को भेजना है, तो उसका नाम CC में लिख देते हैं और BCC में लिख देते हैं। अब आपको सवाल में ये आएगा सर कि सर जब एक ही काम है दोनों का, तो 2 अलग अलग चीजें क्यों बनाया गया। तो दोस्तों C का मतलब होता है कार्बन कॉपी, C का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। लिख लो फुल फॉर्म, कहीं पूछ दिया जाए क्या हो सकता है, झारखंड सरकार का एग्जाम है। BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोस्तों अब दोनों में फर्क क्या है,
ब्लाइंड मतलब अंधा, और सीसी मतलब नॉट अंधा। तो सिंपल सा बात है कि अगर ये मेल जो भेज रहे हैं उसका कॉपी किसी और को भेजना है, यानी कहने का मतलब है XYZ को हम ये मेल भेज रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं प्रैक्टिकल देता हूं कि भाई आपने हेमंत सोरेन को मेल भेजा है, ठीक है, आपने हमारे मुख्यमंत्री साहब को मेल भेजा, और आपको मन कर रहा नहीं सर ऐसा करते हैं कि जगन्नाथ महतो साहब को भी मेल भेज देते हैं, वही वाला कॉपी, शायद मेरी अर्जी लग जाए, ठीक है। तो 2 में नाम डाल दिए हमारे मुख्यमंत्री साहब का और सीसी में डाल दिए हमारे शिक्षा मंत्री साहब का, ठीक है। तो सेम मेल दोनों के पास चला गया। अब आपने थोड़ी चालाकी की कि भाई ऐसा करते हैं ना कि जो हम अर्जी डाल रहे हैं क्यों ना हमारे प्रधानमंत्री साहब को भी डाल दें। तो वो नाम हमने डाल दिया बीसीसी में। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अब क्या है, अब ये होगा इससे कि भाई हमारे हेमंत साहब को पता ये चलेगा कि मेल गया है जगन्नाथ साहब को, लेकिन ये उनको नहीं पता चलेगा कि ये मेल हमारे नरेंद्र मोदी साहब को भी गया है। तो यही काम है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कार्बन कॉपी यानी जो मेल भेजा जाता है उसका कॉपी किसी को छुपा के भेजना है, ब्लाइंड करके भेजना, आंख बंद करके भेजना है, तो हम लोग उपयोग करते हैं बीसीसी का। तो याद रखिएगा, जिसको भेजना है उसका नाम टू में देते हैं, अगर वही कॉपी किसी और को भेजना है तो सीसी में देते हैं, किसी को छुपा के भेजना है तो बीसीसी में देते हैं। तो ये 2 सीसी और बीसीसी का फंडा समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और समझ लो मेल से रिलेटेड चीज। आपने मेल में ड्राफ्ट देखा होगा। सर ड्राफ्ट क्या होता है? दोस्तों आपने मेल लिखा लेकिन सेंड नहीं किया तो वो ड्राफ्ट में चला गया, ठीक है। अगर मेल भेजा है और वो सक्सेसफुली सेंड हो गया तो सेंड बॉक्स में चला गया, ठीक है। और अगर मेल भेज रहा है यानी जब तक वो जा रहा है तब तक वो आउट बॉक्स में रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर वो मेल किसी तरह का जंक है, किसी तरह का बीमारी, किसी तरह वायरस है, तो वो किस में जाएगा? वो मेरा स्पैम फोल्डर में जाएगा। वो स्पैम फोल्डर क्या होता है? जिसमें जंक ईमेल आता है, यानी जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, वो स्पैम फोल्डर में आता है। तो ड्राफ्ट का यूज समझ लो, सेंड का यूज समझ लो, आउटबॉक्स का समझ लो, स्पैम का समझ लो। एक और होता है ट्रैश का भी समझ लो। ट्रैश में क्या होता है? जो डिलीटेड मेल होता है, जो भी डिलीट करते हैं ना, यानी हमारा कंप्यूटर का जो रिसाइकल बिन है, उसी तरह ईमेल का जो रिसाइकल बिन है वो ट्रैश फोल्डर होता है। इसी तरह होता है एक आर्चिव फोल्डर भी होता है। आर्चिव फोल्डर, जो मेल हम लोग सेव कर देते हैं ना, वो आर्चिव फोल्डर में चला जाता है। तो दोस्तों ये ईमेल से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है मैंने यहां पे जिक्र कर दिया। अगर समझ में आ गया होगा तो कल्याण होगा, नहीं समझ में आ गया हो तो भी आपकी बल्ले बल्ले। तो ये समझ में आ गया, आपका 102 नंबर मैंने क्लियर कर दिया, ईमेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में कितनी सारी जानकारी मैंने दी, अब इसी तरह आगे भी दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, एमएस वर्ड से, ठीक है। एमएस वर्ड से रिलेटेड सवाल है, देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है? इनमें से कौन कौन सी विशेषता है जो एमएस वर्ड में होता है? पहला, वर्तनी या व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, ग्रामर चेक करने के लिए, और स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। हाँ भाई ये तो काम कर ही सकते हैं। दूसरा, हेडर फुटर और पृष्ठ संख्या जोड़ने के लिए एग्जैक्टली हेडर फुटर भी डाल सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट पासवर्ड को द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। क्या वर्ड डॉक्यूमेंट को हम लोग पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं? हाँ, आजकल तो पासवर्ड प्रोटेक्शन भी आ गया है, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहां पे। अब देखते हैं यहां पे, ठीक है। तो अब बात समझो कि वर्तनी, अब 1-2 पॉइंट और समझ लो। F7 जो होता है स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की होता है, कहीं लिख लेना। हेडर फुटर क्या होता है वो देख लो। अगर ये आपने लेटर लिखा है, कोई अगर आपने पत्र देखा होगा, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, किसी अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा तो लिखा होता है ना कि फलाना क्लिनिक, तो ये फलाना क्लिनिक है, वो हेडर है, और नीचे लिखा होता है मिलने का समय संध्या 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, वो हो गया फुटर। तो हेडर और फुटर क्या होता है? किसी भी पत्र का हर पेज का जो कॉमन पार्ट होता है, जो ऊपर और नीचे होता है, उसे हम लोग हेडर फुटर कहते हैं, ठीक है। तो हेडर फुटर भी समझ में आ गया, ठीक है। तो हेडर फुटर हो गया, और ये तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
अब देखो MS वर्ड से और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं एग्जाम से पहले MS वर्ड पे कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, जो आपको MS वर्ड का सारा चीज है क्लियर कर, एक का छोटा छोटा पॉइंट है वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो तीसरा नंबर सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे किसी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संपादिकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट के उपयोग में लाते हैं? लो भाई, हो तो गया कहां लेजर। सबसे पहला सवाल ये किससे है? तो प्रिंटर से है। प्रिंटर यानी आउटपुट डिवाइस। तो अभी मैंने बोला था ना कि दोस्तों, अगर आपने आउटपुट डिवाइस पूरा अच्छा से समझ लिया ना, तो 2-3 सवाल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लो भाई, आगे एक और सवाल। ठीक है, देखो, अब है कि हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं इसमें, सीधा सा लिख दिया है, पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संपादिकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट का उपयोग करते हैं? यही तो हिंट दे दिया, आंसर हो गया लेजर प्रिंटर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लो लेजर प्रिंटर क्या है। जो जेरोक्स वगैरह देखते हो ना, वो हमारा लेजर प्रिंटर, जो आपके घर में नॉर्मली सबको इस्तेमाल कर रहा है, लेजर प्रिंटर ये। ठीक है, देखो, अब यहां पे एक टर्म लिखा है, डॉट कहीं लिखा था, हाँ, आवश्यक डॉट्स। देखो, कोई भी अगर प्रिंट होता है ना दोस्तों, कोई भी अगर प्रिंट होता है तो दो तरह का हम लोग प्रिंट करते हैं। एक हम लोग कहते हैं प्रिंट, दो इमेज कोई भी होता है ना, दो तरह का होता है, या तो डॉट 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 होता है, या तो ग्राफ वाइज होता है। ऐसा ग्राफ वाइज बड़ा बड़ा बैनर में आप नजदीक का जाके देखना, ऐसे ग्राफ दिखेगा, तो इसे कहा जाता है रास्टर इमेज। इसे कहा जाता है रास्टर इमेज। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, डॉट इमेज है, इसका कुछ और नाम है, भी भूल रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हाँ सॉरी, ये वेक्टर इमेज हो गया, ये वेक्टर इमेज हो गया, और ये रास्टर इमेज हो गया। तो जो भी लेजर प्रिंटर वगैरह है ना, वो वेक्टर इमेज ही क्रिएट करता है, इसलिए डॉट डॉट लिखा गया है। तो समझिए, ये जो काम ऊपर में बोला गया वो कौन करता है? तो वो लेजर प्रिंटर करता है। थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी है तो बहुत बड़ा चीज, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको जो काम भर है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक सेकेंड। ठीक है, समझो पहले, प्रिंटर जो है ना, बेसिकली प्रिंटर अगर आपने देखा होगा, प्रिंटर बेसिकली दो भाग में बांटा गया। एक हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। लगता है सभी बता दे रहे हैं हम। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं? वो प्रिंटर जो इंक और पेपर को टच करता है। समझिएगा, वो प्रिंटर जिसमें इंक जो है वो डायरेक्ट पेपर को टच करेगा, वो मेरा इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, जो टिकट काउंटर में होता है, जैसे लाइन प्रिंटर, ठीक है, बैलेंस शीट बैंक में पहले यूज होता था, अब नहीं होता, ये सब खत्म हो गया। डॉट मैट्रिक्स अभी भी रेलवे इसी पे काम कर रहा है। ठीक है, चेन प्रिंटर, ये भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, चेन प्रिंटर। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर, ये सब क्या है? ये सब हमारा इंपैक्ट है। ये सब में क्या होता था ना, पेपर डायरेक्ट जाके इंक को टच करता था, डायरेक्ट जाके हेड लगा होता था, चे 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 आवाज करके ऐसे प्रिंट करता था। तो ये डायरेक्ट टच मारता है, थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, ये सब स्लो ही होता है कंपेयर टू नॉन इंपैक्ट, और क्वालिटी भी इसका खराब होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, क्वालिटी भी पुअर है। अब नॉन इंपैक्ट में क्या आता है दोस्तों? नॉन इंपैक्ट में आता है वो प्रिंटर जो इंक और पेपर एक दूसरे को टच नहीं करता है। कहां इंक है, कहां पेपर, आप ढूंढ भी नहीं पाइएगा। ठीक है, जैसे लेजर प्रिंटर, मोस्टली सब इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे इंकजेट प्रिंटर, जो स्टूडियो में इस्तेमाल हो रहा है, कलर प्रिंट, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, अगला जो हो गया प्लॉटर, इंकजेट हो गया, बबल जेट, आजकल एचडी प्रिंट निकलता है, तो बबल जेट भी इसी में आ गया। इसके अलावा और भी 3D प्रिंटर भी आने लगा, होलोग्राम वाला। तो ऑलमोस्ट जितना अभी न्यू टेक्नोलॉजी का प्रिंटर आप देख रहे हो, सारा मेरा नॉन इंपैक्ट है। एक और होता है लेजर हो गया, इंकजेट हो गया, बबल जेट हो गया, और 3D हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है ना, हाँ, एक और होता है थर्मल, वही मैं भूल रहा था, थर्मल प्रिंटर।
थर्मल प्रिंटर क्या होता है ना, जो एटीएम वगैरह में देखते हो, एटीएम का रिसिप्ट निकालना या पेट्रोल भरवाना जाते हो जो वो निकाल के देता है रिसिप्ट, तो वो थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर के साथ बात ये है ना कि वो सबसे तेज होता है लेकिन सबसे खराब क्वालिटी इसी का होता है। आप जेब में रखो 4 दिन, पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा निकाले। रेस्टोरेंट का बिल में यही यूज किया जाता है, इवन की मूवी का टिकट में आजकल यही इस्तेमाल होता है। हर जगह कमर्शियल यानी कि जहां ज्यादा खपत है ना, वहां पे इस थर्मल का ही उपयोग किया है। बस ये टिकट वाला नहीं करता, क्योंकि टिकट का सफर भाई 2 दिन का भी होता है, कहीं अगर मिट गया तो भाई टीटी आपका फाइन कर देगा, इसलिए वहां पे डॉट मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो थर्मल प्रिंटर जो एटीएम रिसिप्ट हो गया, टिकट काउंटर का हो गया, टिकट नहीं, मूवी काउंटर का हो गया, सुपर मॉल का बिल वाला हो गया, ये सब थर्मल प्रिंटर ही है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी सबसे खराब है, ये भाई याद रखिएगा। तो ये मैंने कुछ प्रमुख टाइप बता दिया। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट मुख्यतः 2 प्रकार का है। इंपैक्ट में क्या है, नॉन इंपैक्ट में क्या है, नाम सारा बता दिया, सबका लगभग उपयोग बता दिया। तो यही सबसे इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछेगा, किसका क्या उपयोग होता है, किसका क्या क्वालिटी होता है, किसका कहां उपयोग होता है, यही सब पूछा और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, स्पीड किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है। तो एक बार इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेमवर्क को, तो आपको 1-2 क्वेश्चन टकरा ही जाएगा इससे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रिंटर भी मैंने चलो बात में समझा ही दिया। मेरा लक्ष्य नहीं था कि क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, उतना आपके पास पेशेंस नहीं है कि अगर पूरा 20 क्वेश्चन का डिस्कशन देख लोगे तो आज ही जाओगे सेट बनाने, तो 10 क्वेश्चन बना के आ जाओगे। ठीक है, मैं अभी बता दूं, बस ये क्वेश्चन का डिस्कशन ही अगर आप देख लोगे ना पूरा, तो अभी जाओ सेट बनाने, 10 क्वेश्चन बना के आ जाओगे। ठीक है, बाकी 10 के लिए मैं आगे कुछ प्लानिंग करूंगा ना भाई। ठीक है, तो चलो, ये हो गया, 2 चीज समझ में आ गया, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट क्लियर है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं। सबसे पहले आपको ये दिक्कत होगा, सर ये संचालन प्रणाली क्या है। भाई मेरे संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा है समझ लो। आपके मोबाइल में एंड्रॉइड खरीदते हो भाई, आप मोबाइल में एंड्रॉइड खरीदते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके लैपटॉप में विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, संचिका प्रबंधन। ठीक है, यानी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, हाँ भाई ये करेगा। युक्ति प्रबंधन यानी डिवाइस मैनेजमेंट करेगा भाई। कार्य अनुसूचन, ठीक है, वर्क इंडेक्स, जॉब शेड्यूलिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, वो जॉब शेड्यूलिंग, तो ये भी इसका काम होता है। तो ये सारा काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी और आगे हम डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और है ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड। तो आपको देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका क्या काम है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको अच्छे समझ लीजिएगा। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल भी याद रखना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉइड हो गया, विंडो हो गया, iOS हो गया, मैक ओएस हो गया, टाइजन हो गया, उबंटू हो गया, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम याद रखना है, इससे क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा, तो आपका एक और काम आसान हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में आ गया। ठीक है, यह भी सवाल है किससे, संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से। 12 निम्न में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा चीज यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ता और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच मध्यस्थता को होता है, बिल्कुल हाँ ये होता है। ठीक है, देखो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है ना, वो समझ लो। मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आप हो, ये यूजर है। ठीक है, यानी आप हो, और ये आपका मान लो कि हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर समझते हैं, कंप्यूटर सिस्टम समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखो, अब सिंपल हम हैं यहां पे, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, अब एक व्हाट्सएप को चलाने के लिए हमें चाहिए भाई 1 GB का रैम चाहिए, कुछ प्रोसेसर भी चाहिए, तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो गया। अब व्हाट्सएप को कितना स्पेस चाहिए, 1 GB चाहिए और इतना प्रोसेसर। अब हार्ड डिस्क में अब यहां पर वो सारा हार्डवेयर रखा गया है। ठीक है, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क। तो दोस्तों अब है कि उसमें कहां जगह खाली है, जाके व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा। जब व्हाट्सएप को यूज किया जाएगा तो कब वो रैम के पास जाएगा। तो ये सारा मैनेजमेंट का काम कौन करता है, तो ये बीच वाला, यहां मैं देता हूं, ये बीच वाला यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कह सकते हैं इंटरफेस, यानी मीडिएटर का, मध्यस्थ का काम करता है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, या कहीं कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे मोबाइल में लगा है या लैपटॉप में लगा है, आप उसका यूज इतना ही करते हैं कि आपका जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी, तो उसको जो रिक्वायर्ड चीजें होती है, रिक्वायर्ड चीजें जैसे कि उसको सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, ये सब प्रोवाइड करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। सारा काम को शेड्यूल करना, भाई मैंने व्हाट्सएप भी ऑन कर दिया, फेसबुक भी ऑन कर दिया, इधर वो यूट्यूब भी सब चल रहे हैं, तो भाई किसका काम पहले होगा, किसका काम बाद में होगा, ये भी काम करेगा। काम करते करते भाई इनमें से कोई वायरस आ गया, कोई चोर घुस गया, तो ये भी इंडिकेट करना कि भाई शायद ये चोर है, तो ये भी काम ये करता है। मेमोरी मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करने का मतलब हो गया कि भाई मेरे पास 1 GB का स्पेस बचा हुआ है, आपके पास 2-3 ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो भाई किसको कैसे अरेंज करके रखना है ताकि सब आके अच्छे से रख जाए। इंटरनली बहुत सारा काम होता है, जैसे घर को मैनेज करना ना, तो वही वाला काम। तो ये मेमोरी मैनेज करना, सीपीयू मैनेज करना, शेड्यूल मैनेज करना, डिस्क मैनेज करना, थ्रेड मैनेज करना, ये सब मैनेजमेंट का जो काम है वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक शब्द में हम कह सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मैनेजर होता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या है दोस्तों, तो एक मैनेजर होता है। हर तरह का मैनेजमेंट का काम जो है वही यही करता है। और यहां पे परिभाषित जो लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यूजर एंड सिस्टम भी हम कह सकते हैं। तो उसी तरह ये पहला सवाल बोला गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ता यानी यूजर को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से और कुशलता से प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। बिल्कुल, ये हमको एक इंटरफेस, एक माहौल क्रिएट कर सकता है ताकि हम अपने एप्लीकेशन को यूज कर सकें। दूसरा, एक संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्मृति यानी कि मेमोरी, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, युक्ति यानी कि डिवाइस, और सूचना यानी इंफॉर्मेशन जैसे संसाधनों और सेवाओं का आवंटन और को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, ऑलरेडी हम अभी यही बात बोल रहे थे, तो वो भी काम करता है। एक संचालक प्रणाली हार्डवेयर का प्रबंध नहीं करता है, बिल्कुल गलत, हार्डवेयर का भी प्रबंधन करता है। प्रबंधन करने का मतलब वही मैंने बताया कि हार्डवेयर क्या है, वहां पे सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, यही तो हार्डवेयर है। तो भाई किसको कितना जगह चाहिए, किसको कहां रखना है, ये सब मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है दोस्तों। तो ये एक ओवरऑल काम होता है किसका, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ना लगभग जितनी भी चीजें हो सकती थी ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, सब मैंने यहां पे डिस्कस कर दिया। अगर फिर भी अगर समस्या आ रही, आना तो नहीं चाहिए, अगर थोड़ा सा अगर आईक्यू लेवल रखते हो तो मुझे कमेंट कर देना, बाकी चीजें मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला, विंडोज 8 में जो विंडोज का एक वर्जन है, मैं विंडो या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से किस लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा हिंदी है यार। क्या पूछा गया है, एक विंडो लैपटॉप में स्क्रीन तत्वों के माध्यम से, यानी स्क्रीन पे जो भी एलिमेंट अवेलेबल है सर, साइकिल करने के लिए, साइकिल करने के लिए यानी कि यहां से वहां ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस रीति कुंजी का उपयोग करते हैं। अच्छा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है, रीति कुंजी यानी कि फंक्शनल की, वाह क्या हिंदी है। चलिए, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो यार, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, आपका आधा काम है दोस्तों, आसानी से यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो काम बोल रहा है दोस्तों, ये जो काम बोल रहा है, ठीक है, तो वो आपको यहां पे बताना है कि क्या इसका उपयोग है, जल्दी से बताइए। आंसर में नहीं, थोड़ा सा समय ले ही लो। ठीक है,
ठीक है। आंसर इसका होता है दोस्तों, आंसर इसका होता है F6, ठीक है। अब देखो यहां पे विंडोज 8 के रिगार्डिंग पूछा गया है, इसीलिए वैसे F6 का और भी उपयोग है ब्राउजर के सेंस में, लेकिन यहां किसके बारे में, देखो ये कीबोर्ड है ना भाई, कीबोर्ड का जितना की है वो विंडोज में भी इस्तेमाल हो सकता है। अंदर अगर सॉफ्टवेयर ऑन करे कोई भी, मान लो कोई मल्टीमीडिया चला रहे हैं, उसमें भी इस्तेमाल होगा, वर्ड में भी इस्तेमाल होगा, तो हर की का अलग अलग यूज हो जाएगा, ठीक है। जो F6 का यहां यूज है वो अगर ब्राउजर में इस्तेमाल करते हैं तो उसका एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यह सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया विंडोज 8 के संदर्भ में, तो विंडोज 8 के संदर्भ में इसका काम होता है, क्या काम होता है, इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, साइकिल करता है, साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट, क्योंकि इतनी हिंदी मुझे मालूम है आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है, सब इंग्लिश मीडियम वाले हो ना, इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप, और ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। तो यही काम इसका करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, F6 हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और मैं बताता हूं, F5 का क्या उपयोग, F5 का ना सब जगह एक ही उपयोग है, F5 का हर जगह एक ही उपयोग है, रिफ्रेश करना, ठीक है। वैसे यहां पर भी आपका F5 का उपयोग हमारा रिफ्रेश ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और मैं बता देता हूं, चलो F4 का क्या उपयोग है, तो यहां पर F4 का उपयोग क्या हो जाएगा, अगर मैं विंडोज की अगर बात करता हूं तो F4 का यहां पे उपयोग हो जाता है, डिस्प्ले करता है क्या, डिस्प्ले द एड्रेस बार इन द फाइल एक्सप्लोरर, इन द फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, ये वाला चीज हो गया। और F10 का क्या उपयोग है, F10 का है, विंडोज के संदर्भ में ही बता रहा हूं सारा, ठीक है। विंडोज 10 में F10 का क्या उपयोग है दोस्तों, F10 का उपयोग यहां पे हो जाता है, एक्टिव द मेन्यू बार, एक्टिव द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप, इन द एक्टिव ऐप, यानी जो भी एप्लीकेशन आप खोले हैं विंडो में उसका मेन्यू को हाईलाइट करना है, तो F10 का सबका लगभग बता दिया। अब दो तीन और छुपा है वो भी बताता हूं, जैसे F1 ब्रह्मा का लकीर है, कहीं भी होगा तो हेल्प का ही उपयोग करेगा, ये है हेल्प, ठीक है। F2 जो होता है वो रीनेम करने के लिए होता है, ठीक है, रीनेम, किसी अगर फाइल को रीनेमिंग करना है तो F2, ठीक है। F3 का क्या उपयोग है, F3 का उपयोग है सर्च करना किसी फाइल और फोल्डर को, सर्च करना फाइल और फोल्डर को, करके देख लेना भाई, ठीक है। F3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया, F6 हो गया, F7 तो कहीं यहाँ पे तो नहीं है, वैसे F7 MS वर्ड में होता है, स्पेलिंग चेक पहले भी शायद इसका जिक्र किए हैं, स्पेल चेक करने के लिए, ठीक है। F8 जो होता है रिबूट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है, बूटिंग के सेंस में। तो ये लगभग सारी चीजें मैंने F1 से लेकर F12 का सब एक बार देख लेना। F11 जो है वो हमारा फुल स्क्रीन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ये सबको मालूम है, फुल स्क्रीन, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा फंक्शनल की का शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की ना आपको विंडोज का भी देखना है, MS वर्ड एक्सेल का भी देखना है, तो हम इस पे वीडियो बनाने के बारे में मेरी प्लानिंग है कि जितना भी शॉर्टकट की होगा MS ऑफिस का, विंडोज का रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण होगा सारा में एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, जितना भी टाइम लगेगा और आपको यहाँ पे डाल देंगे। इस चैनल को जुड़ जरूर जाना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वेयर कर देना, ताकि आपको यहाँ पे वो 20 मार्क्स का फंडा है फिलहाल ये दे दूंगा, आगे और भी प्लानिंग करेंगे लेकिन अभी एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, फिलहाल कंप्यूटर हम आपको क्लियर करके यहां पे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, मैंने आपकी चीज यहां पे बता दी, तो ये लगभग सारा शॉर्टकट की बता दिया, ये शॉर्टकट की फंक्शनल की का याद रखना, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा इससे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर कागज पर चित्र बनाता है, बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है। कौन सा निर्गम
युक्ति एक पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है। पहले कागज पर चित्र बनाने का काम कर रहा है ना। तो दोस्तों कागज पे चित्र बनाने का काम यानी कि प्रिंटर ही करेगा। ठीक है, पहले प्रिंटर की बात आ गई। तो प्रिंटर इसमें कौन कौन कागज पर प्रिंट बना, या तो इंकजेट होगा या तो स्कैनर तो होगा नहीं, मॉनिटर होगा नहीं। ठीक है, एक पेन का उपयोग, तो दोस्तों वो ड्रम प्रिंटर ही होगा। ड्रम प्रिंटर आप कह सकते हैं कि एक स्टिक रूप में होता है जो ऐसे हिट करता है, कभी देखिए वो टाइपराइटर टाइप का काइंड ऑफ उसी तरह का चीज है। तो राइट आंसर हो गया। हाँ, एक तरह इसको भी समझ सकते हैं। आ, कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग करके, यानी कि एक लाइट पेन रहेगा, ठीक है, वो कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर जो भी उसको आउटपुट मिलता है कागज पर एक चित्र बनाता है। तो कागज पे चित्र बनाता है हमारा ड्रम सॉरी, आ गया क्लियर है क्लियर है। कागज पर एक चित्र बनाता है, कागज पर चित्र बनाता है यानी कि बड़ा बड़ा बैनर बनाता है, चित्र बनाता है यानी कि बड़ा बड़ा होर्डिंग के लिए, तो वो हमारा ड्रम प्लॉटर हो गया। सॉरी, प्लॉटर मैंने पढ़ा ही नहीं था। आंसर हमारा प्लॉटर हो गया। दोस्तों प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पिक्चर, जो फिल्म का जो पोस्टर वोस्टर बनता है ना, या बड़ा बड़ा होर्डिंग जो देखते हो, पर्व आता है नहीं कि पूरा रांची पूरा पट जाता है कि पूरे झारखंड वासियों को फलाना पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, एक ही साथ सब पार्टी, तो नया नया पार्टी दिखने को मिल जाता है कि पता नहीं है, इससे पहले नाम भी नहीं सुने होंगे, तो सारा पार्टी आपको दिख जाता है। वो प्रिंट किससे होता है? तो प्लॉटर से ही होता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। विंडोज 10 में, चलो विंडोज 10 से भी आ गया, खुले अनुप्रयोग यानी कि खुला एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। स्विच करना क्या होता है वो देख लो, ये स्विच करना होता है। ठीक है, तो स्विच करने के लिए इनमें से किस फंक्शनल की का इस्तेमाल किया जाता है? आंख बंद करके अल्ट टैब का इस्तेमाल करो। एप्लीकेशन को अभी हम अल्ट टैब ही प्रेस किए थे, अल्ट टैब से स्विच होता है। अल्ट ऐप से कोई भी अनुप्रयोग है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई विंडोज की प्लस इससे कोई भी विंडो की जो है वो लॉक हो जाएगा, विंडो की है वो हमारा लॉक हो जाएगा, और इससे भी कोई विंडो की क्या है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज तो हो गया। शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ रहा है भाई मेरे, कुछ शॉर्टकट की पे मैं कुछ बढ़िया सा सेलेक्ट करके वीडियो बना दूंगा जो कम समय में अच्छा आपको वरदान साबित हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? आंसर यहाँ पे अल्ट टैब हो गया स्विच करने के लिए। अगला देखते हैं। आपके भौतिक कंप्यूटर यानी फिजिकल कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देगा? यानी मेरे अंदर अभी एक कंप्यूटर चल रहा है, हम इसके अंदर चाह रहे हैं एक और वर्चुअल कंप्यूटर चलाएं, नाम ही मैंने बता दिया यार। आंसर क्या हो गया? वर्चुअल मशीन वेयर। ठीक है, ये क्या है समझ लो। वर्चुअल मशीन जो एक्चुअली क्या है, हम लोग जब भी ऑनलाइन किसी, ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप में मैं आपके कंप्यूटर का एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं? अब बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा ऐसा टूल्स है जो मैं कहीं से बैठ के किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं आपका कंप्यूटर के पास तो मैं नहीं पहुंचा हूं, वो वर्चुअली आपका कंप्यूटर का एक्सेस मेरे पास आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन वेयर। क्लियर है, समझ में आ गया? ये उसी तरह का चीज है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठ के आपके कंप्यूटर का एक्सेस मेरे कंप्यूटर में आ गया। हम लोग जो भी अगर सॉफ्टवेयर पे हम जब काम करते हैं, तो अगर सर्वर पे हम काम करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि क्लाइंट के पास जाके हम सॉल्व करते हैं, हम अपने पास ही रहते हैं, उसका कंप्यूटर का एक्सेस हम अपने लैपटॉप में ले लेते हैं और उसका जो भी प्रॉब्लम है तड़ातड़ उसको दूर कर देते हैं। तो वो हो जाता है किसका काम? वर्चुअल मशीन का काम। ठीक है, चलो फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप भाई जो गोरा को काला यानी फोटो एडिट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, याद रखिएगा। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मालूम है, लेटर टाइप करने के लिए। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर ये क्या है? डेटाबेस हैंडल करने के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये लेटर लाइट बायोग्राफी लिखना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी यूज देख लीजिएगा। देख लिएगा, बता ही दिए, तो ये सारा चीज होगी। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला, कौन सा संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बहु रियल टाइम अनुप्रयोग, ठीक है, और बहु उपयोगकर्ता की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? बहुत सारा बहु बहु आ गया इसमें, तो बताइए कौन सा बहु सही है? ठीक है, समझो पहले, बहुत सारा बहु आ गया। बहु यानी मल्टी,
यानी कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी रियल टाइम एप्लीकेशन का काम करेगा, मल्टी यूजर को एक साथ हैंडल करेगा और मल्टी सेंट्रल संसाधन सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम का भी उपयोग करेगा? कौन है? यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे जो मल्टी यूजर को भी हैंडल करेगा, एक ही टाइम पे मल्टी एप्लीकेशन को भी यूज कर सकता है? कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों राइट आंसर होगा ये जो मल्टी मल्टी बहुत सारा मल्टी कौन करेगा, तो वो मेरा करेगा कौन, तो वो मेरा करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सबके बारे में समझ लो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वही ये काम करता है, समझो पहले। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ है वो अगर बता देते हैं समझ में आ जाएगा। देखो, जाते हो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिए तो फ्लिपकार्ट जो है, तो फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है जहां भी रखा गया है और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देख लो भाई। आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, लेकिन मान लो कि मैंने ऑर्डर किया नाइकी का शूज, तो वो नाइकी के पास भी गया, यानी उसके पास भी गया, ठीक है। उसके बाद भाई मान लो कुरियर वो हुआ तो कुरियर वाले के पास भी गया, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए बैंक वाले के पास भी गया। तो इस तरह करके अलग अलग चीजों से हैंडल होता है, तब जाके एक ऑर्डर मेरे पास आता है। तो वो कैसा करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करता है। और जो भी ऑनलाइन सिस्टम हम लोग काम करते हैं, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है ना बहुत सारा मल्टी रियल टाइम अनुप्रयोग, मल्टी यूजर, मल्टी सेंट्रल संसाधन, तो ये सब हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो और थोड़ा समझा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच सबसे स्लो होता है, सबसे पहले ये लिख लो, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले शुरू शुरू में कंप्यूटर बना था ना, तो उस समय इसका इस्तेमाल होता था। ये क्या करता था, सारे काम को एक बैच बना के काम करता था। कैसे वो समझ लो भाई। हम बोले हैं कि लो हम मेरा वर्ड का एक काम कर दो, फिर एक्सेल का काम दिए, ठीक है, फिर वर्ड का काम दिए, तो ये बोलता है, ये थोड़ा सुस्त ढीला टाइप का आदमी, ये बोलता है ना एक काम करो सब हमको दे लो पहले, जब तक मेरे पास 5 गो वर्ड का काम नहीं आएगा, जब तक मेरे पास 5 गो एक्सेल का काम नहीं आएगा, तब तक हम काम करेंगे नहीं करेंगे। यानी ये क्या करता था, सेम टाइप का काम को एक ग्रुप बनाता था, एक बैच बनाता था, तब जाके एग्जीक्यूट करता था। इसीलिए इसे बोला गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, विच एग्जीक्यूट आफ्टर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ जॉब। तो वो क्या हो गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जो दुनिया का पहला कंप्यूटर जब बना था, तो वो चार्ल्स बेबेज साहब जो ने बनाया था, ठीक है, तो वो यही वाला सिस्टम पे काम करते थे। वो स्लो, अभी बटन दबाए ना 4 घंटा बाद काम होगा, ठीक है, ये वाला सिस्टम था। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हर यूजर को एक टाइम दिया जाता है कि भाई आपको इतने समय में काम करना है, 2 सेकंड में काम करना है या 3 सेकंड में, जैसा है। जैसे कि हमारा जो एटीएम सिस्टम है, एटीएम से पैसा निकालते हो, या इंटरनेट बैंकिंग भी देख लो ना, इंटरनेट बैंकिंग निकालते हो या एटीएम से पैसा जब निकालते हो, क्या होता है, आपने पैसा निकाला, ठीक है, अगर आप लॉग आउट नहीं भी करोगे तो ऑटो लॉग आउट हो जाता है। या एटीएम से पैसा निकाले, आपने क्लोज नहीं भी दबाया तो अपने आप क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर यूजर को एक सर्टेन टाइम दिया गया कि भाई आपको इतना समय में ही ये काम करना है, ठीक है। उस जैसे हम लोग जब रेलवे का टिकट काटते हैं उसमें भी वही सिस्टम है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हर काम के लिए कुछ सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया है, वो मेरा टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे सिंपल सा बात है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। वो एक छोटा से छोटा सर्वर भी, बड़ा से बड़ा सर्वर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? चलो अगला क्या है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर वेयर भी कर देना भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। पूरा झारखंड में फैला दो, ठीक है। इससे बेहतरीन कंटेंट आपको पूरा झारखंड में नहीं मिलेगा, इसका तो कमिटमेंट करते हैं। 8-10 साल समय दिए तो ये भी निकाल के नहीं दे पाएंगे क्या? चलो अगला देखते हैं। निर्गम युक्ति के संदर्भ में एलईडी का अर्थ क्या है? दोस्तों एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। कहीं फुल फॉर्म दिए, हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। इसके अलावा आप एलसीडी का भी देख लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी भी देख लीजिए, कैथोड रे ट्यूब, ये सब मॉनिटर का एक टाइप होता है।
इसके बाद एक होता है OLED, ठीक है, प्लाज्मा टीवी जो हम लोग बोलते हैं, जो कर्व टाइप में आता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये सबका एक फुल फॉर्म देख लेना, ये मॉनिटर का एक टाइप होता है, ठीक है, शायद पूछा जाए। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, विन्यास योग्य संगणक संसाधनों को शाहभाजित पुल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगाम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधक प्रयास या सेवा प्रदाता अंतः क्रिया के साथ निमुक्त किया जा सकता है। क्या होगा 113? ठीक है, समझो पहले, विन्यास योग्य संगणक, ठीक है, संसाधनों को समाभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को, अच्छा मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास से सेवा प्रदत्त से अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो भाई ये क्या है? सबसे पहले विन्यास एक्सपेंस मैनेजमेंट योग्य ना एबल संगठन संसाधन को सभाजित पूल को सुविधाजनक। देखो ये चीजें हैं ना, ये पूछा जा रहा है कि ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आप कोई भी इमेज वगैरह से भी ले सकते हैं। यहाँ पे पहला चीज है कि संगठन संसाधनों के सभाजित पूलों को एक सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले मॉडल को क्या कहते हैं। यानी सिंपल सा क्या बोला गया है दोस्तों, ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो क्या है कि एक बहुत आसानी से कम खर्चे में नेटवर्क का उपयोग करके हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड अब सवाल ये आता है, सर ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अगर आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल दिखाता हूं तो ऊपर का सारा कहानी आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपका गूगल ड्राइव जो है ना, गूगल ड्राइव क्या है भाई? गूगल ड्राइव खर्चा कम है, ठीक है, आपका सारा फोटो डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव पे रखा है, आप कहीं से भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, न्यूनतम लेस मैनेजमेंट भी है। तो ये इसी के बारे में बोला गया है। तो आंसर आपका हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक लाइन कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लो। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको रिमोटली कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पर हम पहुंचेंगे तभी वो होगा। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। जैसे क्लाउड स्टोरेज, इसी का पार्ट है क्लाउड स्टोरेज, जिसका मैंने एग्जांपल दिया गूगल ड्राइव, गूगल फोटो। अब देखते हो आपका जीमेल कहीं भी लॉग इन करते हो तुरंत कहीं से भी एक्सेस हो जाता है, तो वो उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे देखते हैं, विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में कौन से लघु कुंजी का उपयोग किया था? आंख बंद करके F5 पे टिक मारो, बाकी सब बता ही दिए। देखो विंडोज शॉर्टकट की से 4-5 क्वेश्चन आ गया, तो शॉर्टकट की वीडियो में बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉइड संचालन प्रणाली का न्यूनतम वर्जन कौन सा है? लो भाई, ये पूछ दिया कि लॉलीपॉप के बाद, गाना वाला नहीं, ठीक है, ये एंड्रॉइड का वर्जन है, ठीक है। एंड्रॉइड का वर्जन जैसे कि अल्फा वर्जन आया, ठीक है, PHA, फिर बीटा वर्जन आया, ठीक है, कप केक आया, ठीक है, डोनट आया, ठीक है, डोनट आया, अल्फा बीटा कप केक डोनट आया, CD इक्लेयर्स आया, ठीक है, फ्रोग्यो आया, ठीक है, FG से ABCDEFG, जिंजर ब्रेड करके ऐसा आया था, जिंजर ब्रेड नाम था, अरे शिट, जिंजर ब्रेड आया। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है तो मैं क्लास यहीं पे रोक दूंगा, ठीक है। इसके बाद 5 सवाल मैं अगले वाली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। जिंजर ब्रेड आया, तो जल्दी से मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ, बाद में इसको मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि लैपटॉप मेरा बंद होने वाला है, क्यों सारा सर्वनाश हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एल के, देखो या अल्फाबेट से भी याद रख सकते हो, ठीक है। लॉलीपॉप के बाद यानी एल के बाद M आया होगा, M से क्या है? मार्शमेलो, ठीक है। अल्फा बीटा कप केक डोनट इक्लेयर्स फ्रोग्यो जिंजर ब्रेड, G हो गया, S से हनीकॉम, I से आइसक्रीम सैंडविच, J से जेली बीन, K से किट कैट, L से लॉलीपॉप, M से मार्शमेलो, ठीक है, N से नॉगेट, ठीक है। ऐसा करके सारा वर्जन आया। तो एल लॉलीपॉप के बाद क्या होगा? मार्शमेलो, ठीक है।
मैं इस पर एक बता ही दूंगा, चूंकि लैपटॉप बंद होने वाला है इसलिए मैं जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आज मैं 15 तक ही रखता हूँ, 5 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ये मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मुझे जरूर बताइएगा, ताकि इन फर्दर मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड, मेरा टारगेट यही है कि 5 से 10 वीडियो मैं आपको दूं ताकि आपका कंप्यूटर पूरा कंप्लीट हो जाए। मेरा यही लक्ष्य है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 5 से 10 वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि पूरा आपका एमएस ऑफिस, मतलब पूरा कंप्यूटर का जो 20 मार्क्स का जो हमारा दायरा है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अपना रिव्यू भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके रिव्यू के आधार पर ही मैं अगला वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।